नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ललित मोदी के खुलासे से नया मोड़। वसुंधरा राजे, राजीव शुक्ला, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से मदद मिलने का दावा, नेताओं ने किया इनकार। पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी की मान्यता निलंबित। चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने उठाया कदम। पहली बार ऐसी कार्रवाई। संसद की स्थायी समिति ने की लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की हिमायत। समिति के अध्यक्ष नाचियप्पन ने कहा, पैसे बचने से तेज होगा विकास। प्रधानमंत्री ने दी रमजान की मुबारकबाद। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से की बात। पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई का ऐलान। और मारा गया यमन में अल-कायदा का शीर्ष कमांडर। अल-कायदा ने जारी किया वीडियो। कई मामलों में थी अमेरिका को तलाश। वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप झेल रहे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। ललित मोदी ने वसुंधरा राजे, राजीव शुक्ला, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े राजनेताओं से मदद मिलने का दावा किया है। हालांकि इन नेताओं ने ललित मोदी के दावे को खारिज किया है। ललित मोदी ने कहा है कि ट्रैवल पेपर्स दिलाने में एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी उनकी मदद की थी। I am admitting to the fact, yes, I made the phone call to Sushma ji at a point in time, which is very clear that at a point in time where I have been proven by the UK courts that everything done against me was politically motivated by the last government, and that the right for me to remain in the UK was already granted by the UK courts. It was delayed on account of the Congress government. हालांकि राजीव शुक्ला ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद बात है। न कभी ललित मोदी ने मुझसे मदद मांगी और न ही मैंने उसकी मदद की। वहीं मामले में ललित मोदी के पक्ष में सबसे दिलचस्प मोड़ वसुंधरा राजे को लेकर आया। हालांकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे ललित मोदी के परिवार को जानती हैं। Of course I know the family. I've always known. I have never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. उनके संबंध तो पहले से उजागर थे, जिस रूप में इनके संबंध थे। वरना की हिम्मत हो सकती है कि यहाँ आकर के रामबाग होटलों में बैठ करके सौदे करे और तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय खुद भेजे वहाँ पर। मौजूदा विवाद लंदन में ललित मोदी के कानूनी मामले देखने वाली लॉ कंपनी के एक दस्तावेज में वसुंधरा का नाम आने के बाद शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को वीजा दिलाने में जो भी मदद की, वो साफ नीयत से किया गया एक कदम था। उन्होंने ललित मोदी को बेजा फायदा पहुंचाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि पूरी सरकार सुषमा स्वराज के फैसले के साथ खड़ी है। उधर ब्रिटेन सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ललित मोदी को ट्रैवल वीजा देने में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। और उधर ललित मोदी के मसले पर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सुषमा स्वराज की बर्खास्तगी की मांग करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर काला धन रखने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी से जांच की मांग भी की है। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा के मामले पर कांग्रेस का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमला जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली और जयपुर में सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे के बहाने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं और साथ ही
ललित मोदी को मदद करने वाले बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग की है। और तमाम बड़े मंत्री और पूरा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है वो इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सर्वोच्च न्यायालय करे और उसको मॉनिटर करे, सच सामने आए। We want to know the status of Mr. Lalit Modi in this country. Is he a tax offender? Is he an absconder? What is he? Why is Mr. Arun Jaitley quiet? Who's the Astin ka सांप? हालांकि ललित मोदी की ओर से सफाई देने के लिए सोमवार को उनके वकील सामने आए थे। वकील ने पूर्व की यूपीए सरकार पर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज का पुरजोर बचाव किया है। यहाँ भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर प्रेशराइज किया है यूके की गवर्नमेंट को, लेकिन वहां का कानून और वहां के लोग भी यहाँ से जरा मुख्तलिफ हैं। प्रेशराइज किया क्या? नहीं, आप इनको नहीं दीजिए, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो सुषमा जी ने एक मानवता के आधार पर जो उन्होंने निर्णय लिया है, पार्टी उससे पूरी तरह उनको सपोर्ट करती है। ऐसा बयान पहले ही दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। ये पूरा मामला ललित मोदी को पुर्तगाल से लंदन जाने के लिए ट्रैवल वीजा दिलाने से जुड़ा है। आरोप है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सिफारिश की थी। हालांकि सुषमा स्वराज ने साफ किया था कि उन्होंने सिर्फ मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की। लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे ललित मोदी को कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पुर्तगाल जाना था। ललित मोदी पर 2010 में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत की है। दोनों चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष ईएमएस नाचियप्पन ने कहा कि इससे सरकार के चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी। वहीं आचार संहिता के चलते विकास परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। विधि, न्याय और कार्मिक मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष मंगलवार को कोलकाता में पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने से होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएं तो न सिर्फ इससे खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि विकास कार्यों में तेजी आएगी। Why not we have a simultaneous poll for assembly and the parliament so that whatever may be the government at the national level or the regional level, or whether it is a single party or the coalition party, there should be implementation of the programs which were promised during the election period. गौरतलब है कि संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि कई जानकारों और राजनेताओं का मानना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में काफी व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी की मान्यता निलंबित कर दी है। लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस है और अगर उसने अब भी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। आयोग ने एनपीपी को 2 बार रिमाइंडर भेजा था। इसके बाद 17 मार्च को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। और इस वक्त हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी हैं लोकसभा के। आचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो कदम उठाया है चुनाव आयोग ने, एक नज़ीर पेश की है, साथ ही साथ उन राजनीतिक दलों को एक चेतावनी भी है जो चुनावी खर्च से बचते नजर आते हैं। जरूर, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो काफी पावर्स है जी, और चुनाव संबंधी जो भी मामले हैं उसमें चुनाव आयोग एक डिसीजन ले सकता है जी। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो डिसीजन इन्होंने लिया है इस संबंध में, जो पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में जिन्होंने अकाउंट पेश नहीं किया है, अकाउंट पेश करना बहुत जरूरी है, स्टैट्यूटरी फंक्शन है। और चुनाव आयोग ने ऑर्डर भी दिया था कि फलाने डेट के पहले वो सारा अकाउंट दे दे।
एंड अकाउंट्स देना ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर इसको पूरा नहीं करते तो नेचुरली चुनाव आयोग अपना वो एक्शन ले लेगा, और इन्होंने अभी लिया है। वो बिल्कुल चुनाव आयोग की जो अधिकार है, जो पावर्स है, उसकी परिधि में आता है। सर, एक छोटा सा सवाल मैं आखिर में जाते जाते आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कितना बड़ा कदम है ये जब हम चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी नोटिस दिया गया है, उनकी मान्यता इसके बाद शायद खत्म हो सकती है अगर अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। चुनाव सुधार की दिशा में कितना बड़ा कदम मानते हैं आप इसको? ये चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कदम है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया में जो पॉलिटिकल फील्ड में काम करती है, और इनको तो एक कानून है हमारा यहाँ पर जी, उस कानून के दायरे में इनको फंक्शन करना होता है, और कानून का किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो उसका नतीजा तो भोगना ही पड़ता है। तो है ही वो चुनाव, मेरे ख्याल से चुनाव सुधार संबंधी जो है दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य साहब हमसे बातचीत करने के लिए, इस मसले पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के तजुर्बे से सबक लेते हुए बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान नहीं करने का संकेत दिया है। राज्य में चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि राज्य में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश की चुनौती का सामना कर सके। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान की आरजेडी जेडीयू की चुनौतियों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि वो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी चुनाव में विकास और सुशासन के एजेंडे पर लोगों से वोट मांगेगी। अनंत कुमार ने लालू नीतीश के मेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे छोटे दलों को साथ लाकर सियासी बिसात में एनडीए को मात देने की पुरजोर कोशिश पे जुटे हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर 6 सदस्यीय समिति रायशुमारी कर रही है। आरजेडी, जेडीयू पहले ही गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को पेश कर चुके हैं। दोनों दलों का मानना है कि राज्य में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर सर्वसम्मति बनाई जा सके। चेहरे ही नहीं है तो मोदी के नाम से ही सारे चुनाव ने लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभाओं के भी। यहाँ जो किरण बेदी खड़ी थी वो तो फेल हो गई थी, फिर मोदी जी सामने आकर के लड़े। एक दिशाविहीन दल जिसकी न कोई स्ट्रैटेजी, न को कोहेरेंट आइडिया, और उसके आधार पर सिर्फ अगर मोदी जी को सामने लाकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि जो कुछ दिल्ली में हुआ उससे बेहतर परिणाम आएंगे और बिहार से चल करके ये विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने राज्यों में भी चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी को इसका फायदा भी मिला। वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी पहली बार 25 सीट लाने में कामयाब रही। हालांकि दिल्ली में चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी के नाम का ऐलान बीजेपी पर भारी पड़ा। यहां बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई। इससे सबक लेते हुए बीजेपी बिहार में ऐसा कोई कदम उठाने से बच रही है जिससे पार्टी को अंदरूनी क्षति पहुंचे और उसके मिशन बिहार पर खतरा पड़ जाए। बीजेपी और उसके सहयोगी दल सीट बंटवारे पर भी कोई फैसला चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद करने के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए 2437 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्र की ओर से पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी जम्मू कश्मीर को बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए 2602 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्र सरकार ने राज्य में 72,000 घरों के निर्माण में मदद का वादा किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में हुए विकास के कामों का जायजा लेने के लिए नीति आयोग के सीईओ और केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जल्द ही राज्य के दौरे पर जाएगी। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी
राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके संबंध में वो अपना अध्ययन करके सरकार को अपना सुझाव देंगे। किसान संगठनों और कई एनजीओ ने भूमि कानून में बदलाव पर स्पष्टीकरण मांगा है। भूमि बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने कल पक्ष रखते हुए इन संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों पर जवाब मांगा। इन संगठनों का कहना था कि सरकार को संशोधनों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए ताकि इस बारे में भ्रम नहीं रहे। उधर विपक्षी सदस्यों ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि को समिति के सामने बुलाने का विरोध किया। पीटीआई के मुताबिक विपक्षी सदस्यों का कहना था कि अपना एजेंडा आगे बढ़ाने वाले संगठनों को समिति के सामने नहीं बुलाना जाना चाहिए। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर राज्यसभा की सिलेक्ट समिति की कल तीसरी बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में कुल 9 संगठनों और 7 विशेषज्ञों ने अपनी राय समिति के सामने रखी। इससे पहले हुई समिति की 2 बैठकों में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी। समिति अगले चरण में 21 से 25 जून तक चेन्नई, कोलकाता और मुंबई का दौरा करके रायशुमारी करेगी। जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेश इस विधेयक पर आपत्तियों के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। समिति को अपनी सिफारिशें संसद के मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में देनी है। केंद्र सरकार पूरे देश में अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करना चाहती है। समिति की अगली बैठक अब 3 जुलाई को होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। खबरों का सफर में कुछ और देश की खबरें। छत्तीसगढ़ यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जांजगीर चांपा जिले में किसान पदयात्रा की। उन्होंने एनडीए सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आदिवासियों को उनका हक दिलाने की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले में किसान संवाद यात्रा निकाली। 10 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में उन्होंने इलाके के किसानों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए और सूबे की रमन सिंह सरकार की नीतियों को किसान और आदिवासी विरोधी बताया। दिल्ली में मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन की सरकार आएगी, अच्छे दिन की सरकार, और वही मॉडल, वही राजनीति यहां रमन सिंह जी करते हैं। क्या आपको अच्छे दिन लग रहे हैं या बुरे दिन लग रहे हैं? बुरे दिन। डभरा की जनसभा में राहुल गांधी ने आदिवासियों और किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की नीतियों के चलते समाज के कमजोर तबकों को नुकसान हो रहा है। जमीन किसकी थी? आपकी थी, किसान की थी, मजदूर की थी, आदिवासी की थी, और पैसा किसको जाता है? एक उद्योगपति को जाता है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने खदानों और विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हुए आदिवासियों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने एनसीपी नेता और पूर्व लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल और उनके परिजनों के घरों की तलाशी ली है। भुजबल पर दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन में गड़बड़ियों का आरोप है। एसीबी ने यह तलाशी नासिक, मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में ली है। इस दौरान भुजबल की करीब 16 से ज्यादा संपत्तियों की छानबीन की गई। कल सुबह शुरू हुआ यह अभियान देर रात तक जारी रहा। इस महीने की शुरुआत में एसीबी ने भुजबल के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। महाराष्ट्र सदन के अलावा उन पर मुंबई में एक प्लॉट गलत तरीके से आवंटित करने का भी आरोप है।
हालांकि भुजबल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। ये सारे का जो जवाब जो है हमारे पास है, कोई गलती हमने नहीं की है और सारे जगह जो है मेरे लोग जो है उनको पूरे जो है कोऑपरेशन सहकार्य कर रहे हैं और बिल्कुल आप जो है मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई गलती नहीं है। झारखंड के नक्सल पीड़ित पलामू और लातेहार जिलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद बड़ी संख्या में विस्फोटक और कारतूस बरामद किए गए हैं। पलामू के पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल के मुताबिक मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। ये मुठभेड़ पलामू जिले से लगे लातेहार के मनेका थाने के तहत पगार सेलदा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक बड़ी संख्या में डेटोनेटर और 95 कारतूसों के अलावा दूसरे विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। हालांकि मुठभेड़ में पुलिस की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ है। इस बीच खूंटी जिले से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। असम में बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य में 11 जिलों के करीब 360 गांव में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर बारपेटा जिले में है, जहां करीब 61,000 लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इसके बाद गोलपाड़ में करीब 50,000 लोग फंसे हुए हैं। अब तक 3 लोगों की जान बाढ़ से उनकी जान गई है। 6500 हेक्टेयर में फसल भी पानी में डूबी हुई है। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की और रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और दोस्ताना रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ने के भारत के फैसले की जानकारी शरीफ को दी। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पवित्र महीना दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली लेकर आएगा। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत अगले 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री जेan-यवेस ला ड्रियान जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। पेरिस एयर शो के मौके पर उनकी रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से इस मसले पर बातचीत हुई। दोनों में आज भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सौदे को लेकर बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। भारत ने करीब $6 अरब में 36 राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक किताब मंगलवार को भेंट की गई। चीनी भाषा में लिखी गई इस किताब के लेखक राज्यसभा सांसद तरुण विजय हैं। इसका नाम मोदी इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार है। इसको सिचुआन विश्वविद्यालय के साउथ एशिया स्टडी सेंटर ने प्रकाशित किया है। उपराष्ट्रपति निवास में इस मौके पर ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश चंद्रा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति SK सोपोरी भी मौजूद थे। अमेरिका ने आतंकी संगठन अल-कायदा के शीर्ष कमांडर नासिर अल वहायशी के मारे जाने की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक वहायशी यमन में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में मारा गया। अल-कायदा ने भी एक वीडियो जारी कर वहायशी की मौत की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता नेड प्राइस के मुताबिक 2009 में अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा की स्थापना से ही वहायशी इसका सदस्य था। प्राइस के मुताबिक वहायशी अरब देशों में रहकर अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचता था। वहायशी की मौत को अल-कायदा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने मिस्र में अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सजा सुनाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। व्हाइट हाउस ने मौत की सजा को राजनीति से प्रेरित बताया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी सजा पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें मिस्र में दीर्घकालिक स्थिरता कायम करने की कोशिशों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तुर्की की राजधानी अंकारा में मिस्र के दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मौत की सजा सुनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मिस्र की एक अदालत ने 2011 की क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर जेल तोड़े जाने के मामले में मंगलवार को मुर्सी समेत 100 से ज्यादा ब्रदरहुड नेताओं की मौत की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले जासूसी के एक मामले में मंगलवार को ही अदालत ने मुर्सी, बादी और 15 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
मुर्सी के वकील इन दोनों फैसलों के खिलाफ अपील करेंगे। الدستوريه اللي هي الماده 159 طبقا للدستور 2014 اللي هي تقابلها الماده 152 طبقا في الدستور 2012 ماده بتقول ان محكمه رئيس الجمهوريه بتبقى محكمه خاصه. هو النهارده بيرد بيقول ان اساسا في ثوره حصلت وبناء عليه بقى اصبح شخص عادي. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने एक बयान जारी कर इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में मौत की सजा देने के खिलाफ है। वहीं अमेरिका ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे मिस्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। We are deeply troubled by the politically motivated sentences that have been handed down against former President Morsi and several others by an Egyptian court today. And we are concerned that the proceedings have been conducted in a way that is not only contrary to universal values, but also damaging to the stability that all Egyptians deserve. मोहम्मद मुर्सी मिस्र के पहले चुने गए राष्ट्रपति थे। हालांकि एक साल में ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और जुलाई 2013 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद सेना ने मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया था। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और उन्हें प्रताड़ित किए जाने का आदेश देने के मामले में मुर्सी फिलहाल 20 साल की सजा काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने स्पॉट फिक्सिंग में अपनी भूमिका कबूल कर ली है। उन्होंने अपना अपराध कबूल करने संबंधी बयान पर हस्ताक्षर कर दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 2010 की सीरीज के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में उन्हें प्रतिबंधित किया गया था। पीसीबी प्रमुख शहरयार खान के मुताबिक क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए उन्होंने इन कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं। बट के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को भी अगस्त 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जानबूझकर नो बॉल करने के षड्यंत्र में शामिल होने का दोषी पाया गया था। इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पीसीबी प्रमुख के मुताबिक ये बयान आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक और सुरक्षा इकाई को भेज दिया गया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। ललित मोदी के खुलासे से नया मोड़। वसुंधरा राजे, राजीव शुक्ला, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से मदद मिलने का दावा, नेताओं ने किया इनकार। पीएस संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी की मान्यता निलंबित। चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने उठाया कदम। पहली बार ऐसी कार्रवाई। संसद की स्थायी समिति ने की लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत। समिति के अध्यक्ष नाचियप्पन ने कहा, पैसे बचने से तेज होगा विकास। प्रधानमंत्री ने दी रमजान की मुबारकबाद। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से की बात। पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई का भी ऐलान। और मारा गया यमन में अलकायदा का शीर्ष कमांडर। अलकायदा ने जारी किया वीडियो। कई मामलों में थी अमेरिका को तलाश।